18 तारीख को लोहागढ़ किले की उस सबसे ऊंची चोटी से जब 22 साल का केतन अग्रवाल नीचे उस गहरी खाई में गिरा तो सबको लगा कि यह सिर्फ एक पैर फिसलने का हादसा है। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद जब पुलिस के हाथ एक होटल का सीसीटीवी फुटेज लगा तो पूरी कहानी पलट गई। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि इस भयानक हादसे से ठीक एक दिन पहले केतन की मंगेतर सिया गोयल अपने पुराने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ एक गुमनाम होटल में दाखिल हो रही थी। दोनों के चेहरों पर खौफ था और हाथों में कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कुछ भी होने वाला है उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। आखिर शादी से ठीक कुछ दिन पहले एक मंगेतर अपने पुराने प्यार के साथ उस होटल में क्या कर रही थी? उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या दिख गया जिसके बाद पुलिस ने बिना एक पल गंवाए सिया और चेतन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे शातिर और सबसे ठंडे दिमाग से बुने गए इस जाल की एक एक परत खोलने वाले हैं और आपको दिखाएंगे वह सब कुछ जो अब तक मीडिया की नजरों से छुपा हुआ था। इस पूरी घटना की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फरवरी 2026 में जब केतन अग्रवाल के पिता के चचेरे मामा नरेंद्र मित्तल एक शादी का प्रस्ताव लेकर उनके घर आते हैं। नरेंद्र मित्तल का कहना था कि लड़की उनके बहुत करीबी रिश्तेदारों में से है और परिवार बेहद संभ्रांत और प्रतिष्ठित है। लड़की यानी सिया गोयल जिसकी उम्र महज 20 साल थी और वह दिखने में जितनी सीधी साधी लगती थी उसका दिमाग उतना ही तेज चलता था। केतन अग्रवाल के परिवार ने अपने चचेरे मामा की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया क्योंकि भारत में अक्सर शादियां रिश्तेदारों के भरोसे ही तय होती हैं। उन्होंने सोचा कि जब मामा खुद गारंटी ले रहे हैं तो भला जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है, और यही इस पूरे परिवार की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। एंगेजमेंट का कार्यक्रम बेहद धूमधाम से संपन्न हो गया और दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था। लेकिन इस एंगेजमेंट के ठीक बाद से केतन को कुछ चीजें अजीब लगने लगी थीं। केतन अग्रवाल एक बेहद होनहार और शारीरिक रूप से मजबूत लड़का था जो अपनी जिंदगी को लेकर काफी गंभीर था। एंगेजमेंट के बाद जब उसने सिया से बातचीत करना शुरू किया तो उसे सिया के व्यवहार में एक अजीब सा खालीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा। सिया अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों पर केतन से झगड़ा करने लगती थी और कई बार बिना किसी वजह के हफ्तों तक बात करना बंद कर देती थी। केतन ने यह बात कई बार अपने पिता को भी बताई और उनसे पूछा कि पापा, क्या आपने सिया के बारे में ठीक से पता लगाया है? क्या उसकी कोई पुरानी कहानी या कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है? लेकिन केतन के पिता हर बार अपने बेटे को यही कहकर समझा देते थे कि बेटा, उसकी उम्र अब भी सिर्फ 20 साल है, वह अब भी नासमझ है और जैसे जैसे वह तुम्हारे साथ वक्त बिताएगी वह समझदार हो जाएगी। लड़कियों का स्वभाव शादी से पहले थोड़ा चंचल होता है, इसलिए तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिता की इस सांत्वना के बाद केतन चुप तो हो जाता था लेकिन उसके मन का संदेह कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दरअसल केतन जिस बात को लेकर परेशान था उसके पीछे की हकीकत बेहद चौंकाने वाली थी। सिया गोयल पिछले 3 साल से पुणे के मार्केट यार्ड इलाके के एक लड़के चेतन चौधरी से बेहद गंभीर प्रेम संबंध में थी। चेतन चौधरी जिसकी उम्र 21 साल थी वह एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी था और अपने पिता के साथ मिलकर उनके ड्राई फ्रूट्स के थोक व्यापार को संभालता था। पुणे का मार्केट यार्ड एक बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है जहां हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है और इसी मंडी में सिया के पिता की भी एक बहुत बड़ी और आलीशान दुकान थी। सिया के पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसी इलाके में उसे एक आलीशान बेकरी भी खोल कर दी थी जहां सिया अपना ज्यादातर वक्त बिताती थी। इसी बेकरी और दुकान के सिलसिले में सिया और चेतन की मुलाकातें शुरू हुई थीं, जो धीरे धीरे एक ऐसे जुनून में बदल गईं जिसे खत्म करना सिया के लिए नामुमकिन हो चुका था। जब सिया को पता चला कि उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ केतन से उसकी शादी पक्की कर रहे हैं तो उसने बगावत करने की बजाय एक खौफनाक रास्ता चुना। सिया बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर उसने अपने पिता से बगावत की और चेतन के बारे में सच बताया तो उसके पिता न सिर्फ समाज में बदनामी के डर से टूट जाएंगे बल्कि उसका वह बेकरी का पूरा बिजनेस और सारी फंडिंग भी हमेशा के लिए रोक देंगे। सिया को ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत थी और वह जानती थी कि बिना पिता के पैसों के वह और चेतन कभी भी उस तरह की लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। इसलिए उसने और चेतन ने मिलकर एक ऐसी साजिश रचने का फैसला किया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने तय किया कि वे केतन को रास्ते से हटा देंगे और इसे एक बिल्कुल सामान्य हादसा साबित कर देंगे। इसके बाद सिया अपने परिवार के सामने एक ऐसी लड़की का रूप धारण कर लेगी जिसका सब कुछ उजड़ चुका है और कुछ समय बीत जाने के बाद वह समाज और परिवार के इमोशनल प्रेशर का फायदा उठाकर चेतन से शादी कर लेगी और इस तरह उसे उसका प्यार और पिता की दौलत दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए सिया और चेतन ने कई दिनों तक लगातार प्लानिंग की
और इसके लिए उन्होंने कई सारी चर्चित क्राइम वेब सीरीज और इंटरनेट पर मौजूद पुरानी फाइलों का सहारा लिया। उन्हें पता था कि आधुनिक जांच में पुलिस सबसे पहले मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगालती है, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही शातिर कदम उठाया। मर्डर से ठीक एक दिन पहले यानी 17 तारीख की शाम को सिया अपने घर से यह कहकर निकली कि वह अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने जा रही है, लेकिन वह पुणे के प्रसिद्ध थर्ड वेव कॉफी शॉप में पहुंचती है, जहां उसका इंतजार पहले से ही चेतन चौधरी कर रहा था। उस कॉफी शॉप में दोनों काफी देर तक बैठते हैं और बातचीत करते हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई उनकी तस्वीरें गवाही दे रही थीं कि दोनों के बीच कोई बहुत गंभीर चर्चा चल रही थी। चेतन के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी और उसने सिया से पूछा भी था कि क्या हम जो करने जा रहे हैं वह सही है, लेकिन सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस कॉफी शॉप की मीटिंग के बाद दोनों ने उस सीक्रेट होटल का रुख किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ लगा है। उस होटल के कमरे में दोनों ने मोबाइल फोन के तकनीकी जाल से बचने की पूरी योजना तैयार की। सिया ने चेतन को सख्त हिदायत दी कि वह अगले दिन अपना खुद का मोबाइल फोन पूरी तरह से घर पर ही छोड़ देगा और उसे अपने किसी कर्मचारी या कारीगर को सौंप देगा, ताकि अगर पुलिस कभी जांच करे तो चेतन की लोकेशन उसके घर या दुकान पर ही दिखाई दे। चेतन ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपना फोन अपनी दुकान पर काम करने वाले एक कारीगर को दे दिया और खुद उस कारीगर का साधारण मोबाइल फोन लेकर सिया के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इस तरह उन्होंने सोचा कि वे डिजिटल दुनिया की नजरों में एक परफेक्ट एलिबाई तैयार कर चुके हैं और पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यह इस साजिश का पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले भी वे 3 बार केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके थे, जिसमें वे नाकाम रहे थे। सबसे पहली कोशिश उन्होंने 31 मई को की थी, जब सिया केतन को पहली बार लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के बहाने लेकर गई थी। वहां उसने माहौल को समझने और सही जगह का चुनाव करने की कोशिश की थी। इसके बाद 4 जून को उसने दोबारा वहां जाने की जिद की, लेकिन केतन के परिवार वालों ने मना कर दिया कि अभी तो तुम दोनों घूम कर आए हो, तो इतनी जल्दी दोबारा जाने की क्या जरूरत है। इसके बाद सबसे खतरनाक कोशिश 14 तारीख को हुई, जब सिया केतन को दोबारा उस किले पर ले जाने में कामयाब रही और उसने एक सुनसान जगह पर केतन को धक्का देने का पूरा प्रयास किया। लेकिन केतन की शारीरिक बनावट मजबूत थी और खुशकिस्मती से वह पास के एक बड़े पेड़ की टहनियों में उलझ गया, जिससे उसकी जान बच गई। उस वक्त शातिर सिया ने फौरन अपनी कहानी बदली और केतन से कहा कि वहां एक जहरीला सांप था और उसने केतन को बचाने के लिए उसे पीछे खींचा था। केतन ने उस वक्त भी अपनी मंगेतर की बात पर भरोसा कर लिया। इस घटना के बाद केतन के मन में डर बैठ गया था और उसने घर आकर अपने पिता से साफ कहा था कि पापा, मुझे लोहागढ़ किले के आसपास का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता और सिया का व्यवहार भी बहुत रहस्यमयी होता जा रहा है। लेकिन घर वालों ने सोचा कि शायद प्री वेडिंग का तनाव और शादी की जल्दबाजी की वजह से बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसी बीच 6 जून को दोनों परिवारों ने मिलकर केतन और सिया का प्री वेडिंग शूट बाली में प्लान किया था। पूरा परिवार मुंबई एयरपोर्ट भी पहुंच गया था, लेकिन वहां एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अचानक केतन के बैग से उसका पासपोर्ट गायब मिला, जिसकी वजह से पूरी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। केतन के पिता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वह पासपोर्ट असल में सिया ने ही गायब किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि केतन भारत से बाहर जाए और उसकी साजिश का समय आगे बढ़ जाए। आखिरकार 18 तारीख की वह मनहूस सुबह आ गई। सिया ने केतन को उसके जन्मदिन से ठीक पहले दोबारा लोहागढ़ किला चलने के लिए राजी कर लिया। केतन जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पिछली बार वह बाल बाल बचा था, लेकिन सिया ने घर पर इतना ज्यादा क्लेश और तमाशा खड़ा कर दिया कि केतन को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दोनों सुबह सुबह किले पर पहुंचे और वहां एक बेहद ऊंचे और खतरनाक पॉइंट पर चले गए, जहां अमूमन सैलानी नहीं जाते हैं। वहां पहले से ही चेतन चौधरी उस कारीगर का फोन लेकर छुपा हुआ था। जैसे ही केतन एक ढलान की तरफ बढ़ा, सिया और चेतन ने मिलकर उसे पीछे से एक जोरदार धक्का दे दिया। केतन संभल नहीं पाया और कई 100 फीट नीचे जाकर गिरा, जिससे उसका प्राणांत हो गया। इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद चेतन वहां से फरार हो गया और सिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। सिया ने फौरन अपनी माँ को फोन किया और कहा कि केतन का पैर फिसल गया है और वह नीचे गिर गया है। जब यह खबर केतन के माता पिता तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत अपनी पूरी फैमिली के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचे। जब केतन के पिता ने उस जगह का मुआयना किया जहां से उनका बेटा गिरा था, तो उन्हें फौरन दाल में कुछ काला नजर आया, क्योंकि वह जगह ऐसी थी जहां कोई भी इंसान सामान्य रूप से पैर फिसलने की वजह से इतनी दूर नहीं गिर सकता था, जब तक कि उसे कोई बहुत जोर से धक्का न दे। केतन के पिता ने तुरंत स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम को बुलाया और बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी जानबूझकर की गई है
और इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पुलिस ने जब इस मामले की शुरुआती जांच शुरू की तो उन्हें सिया के बयानों में बहुत सारे विरोधाभास मिले। सिया ने पहले पुलिस को बताया कि केतन मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींच रहा था और फोटो खींचते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। लेकिन जब पुलिस ने केतन का मोबाइल फोन बरामद करके उसकी गैलरी और डिलीटेड फोल्डर्स की जांच की तो उसमें उस पूरे दिन की एक भी तस्वीर नहीं मिली। इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सिया ने अपनी कहानी बदल दी और कहा कि वह बहुत थक गई थी और केतन उसके लिए पानी लेने गया था और तभी उसका पैर फिसल गया। एक ही घटना की दो अलग अलग कहानियां सुनकर पुलिस का शक यकीनन सिया पर गहरा गया, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वह सिया को सीधे गिरफ्तार कर सके। इस मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने सिया के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी CDR की बारीकी से जांच की। पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि पिछले कुछ महीनों में सिया की एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी और कुल मिलाकर करीब 350 घंटे का टॉक टाइम था। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि चेतन चौधरी का था। पुलिस ने जब चेतन चौधरी की लोकेशन निकाली तो वह 18 तारीख को उसके अपने घर की आ रही थी, क्योंकि चेतन का फोन उसके घर पर ही था। लेकिन पुलिस की पैनी नजर से एक छोटी सी बात नहीं छुप सकी। पुलिस ने देखा कि मर्डर वाले पूरे दिन चेतन के फोन का इंटरनेट डेटा पूरी तरह से बंद था। आज के दौर में जब एक युवा व्यापारी हर वक्त ऑनलाइन रहता है, उसका पूरा डेटा 24 घंटे बंद रहना बेहद संदेहास्पद था। इसी संदेह के आधार पर पुलिस की एक टीम तुरंत पुणे के मार्केट यार्ड में स्थित चेतन की ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर पहुंची। वहां चेतन मौजूद नहीं था, लेकिन वहां काम करने वाले एक कारीगर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एक ऐसा सच उगल दिया जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। कारीगर ने बताया कि 18 तारीख की सुबह चेतन साहब उसका साधारण मोबाइल फोन लेकर कहीं बाहर गए थे और अपना खुद का महंगा फोन दुकान के काउंटर में ही छोड़ गए थे। पुलिस ने तुरंत उस कारीगर का मोबाइल नंबर लिया और जब उसकी लोकेशन ट्रैक की तो वह लोकेशन ठीक उसी समय लोहागढ़ किले की उसी छोटी की आई जहां केतन अग्रवाल के साथ वह दुखद घटना घटी थी। इसके साथ ही पुलिस को वह सबसे बड़ा डिजिटल सबूत मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी कि घटना के वक्त चेतन चौधरी अपने घर पर नहीं बल्कि सीधे मौके पर मौजूद था। इस पुख्ता सबूत के आधार पर पुलिस ने सोमवार की रात 11:30 बजे चेतन चौधरी को उसके घर से हिरासत में ले लिया। शुरुआत में चेतन के परिवार वालों को लगा कि शायद व्यापार के किसी मामले में या किसी धोखाधड़ी के केस में पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जा रही है, क्योंकि पुलिस ने भी रणनीति के तहत परिवार को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब सुबह तक चेतन वापस नहीं आया तो उसके पिता और चाचा पुलिस चौकी पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनके बेटे पर एक बेहद गंभीर अपराध का आरोप लगा है। चेतन के पिता ने पहली बार कैमरे पर आकर बयान दिया है कि उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में जबरन फंसाया जा रहा है। पिता का दावा है कि जब पुलिस ने सिया और चेतन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो चेतन ने साफ कहा था कि वह उस लड़के से काफी दूर खड़ा था और लड़की ही उस लड़के के बिल्कुल पास खड़ी थी। यानी चेतन के पिता अब पूरा ठीकरा सिया के सिर पर फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की कस्टडी में जब चेतन से कड़े अंदाज में पूछताछ की गई तो वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं टिक सका और उसने थर्ड वेव कॉफी शॉप से लेकर उस सीक्रेट होटल की मीटिंग और फिर पहाड़ी से धक्का देने की पूरी दास्तां पुलिस के सामने कबूल कर ली। चेतन की इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने मंगलवार की सुबह ठीक 6 बजे सिया गोयल को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक खुद इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं और वे अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ दोबारा उस पहाड़ी पर पहुंचे हैं ताकि घटना के समय का पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि धक्का देने का इम्पैक्ट कितना तेज था और शरीर पर चोट के निशान किस तरह के हैं। कानूनी नजरिए से देखा जाए तो पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कोर्ट में इन दोनों को सजा दिलाना है, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक पुलिस स्टेशन या कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान अदालत में पूरी तरह से मान्य नहीं होता है। आरोपी अदालत में जाकर आसानी से अपने बयान से पलट सकते हैं कि उन्होंने यह बयान पुलिस के दबाव में दिया था। इसलिए पुलिस इस वक्त पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन के डिलीट किए गए चैट्स, व्हाट्सएप मैसेज और उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक लैब भेज रही है ताकि यह साबित किया जा सके कि दोनों के बीच पहले से ही इस घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश रची जा रही थी। इस पूरे मामले ने केतन अग्रवाल के परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। केतन के दादाजी ने रोते हुए समाज के सामने एक बहुत बड़ी बात कही है
कि कभी भी सिर्फ रिश्तेदारों के चेहरे या उनकी बातों में आकर अपने बच्चों की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मत कीजिए। आज के इस आधुनिक और जटिल समय में चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, शादी से पहले दोनों पक्षों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और उनके चाल चलन की पूरी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। अगर उन्होंने चचेरे मामा नरेंद्र मित्तल की बातों में आने के बजाय सिया के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी जुटाने की कोशिश की होती तो शायद आज उनका इकलौता बेटा उनके बीच जिंदा होता और यह हंसता खेलता परिवार इस तरह तबाह न होता। फिलहाल सिया गोयल के परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना की खबर सुनने के बाद से ही सिया के पिता की तबीयत बेहद नाजुक हो गई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या सिया के परिवार में से भी किसी को चेतन और सिया के इस संबंध के बारे में पहले से कोई भनक थी या वे भी इस पूरी कहानी से पूरी तरह अनजान थे। जैसे जैसे पुलिस की रिमांड की अवधि आगे बढ़ेगी, इस सीक्रेट होटल मीटिंग और इस खौफनाक साजिश के कई और चौंकाने वाले पन्ने समाज के सामने आने वाले हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।